Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. Now today's our topic is natural disaster. We will learn about natural disaster. In this, flood, earthquake, tsunami, volcanic eruption, thunderstorm, cyclone, drought, etc. and disaster management. Disaster management means कि ये जब भी disasters आते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम खुद को और आसपास के लोगों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट क्या प्रोटेक्टिव जो स्टेप्स है वो ले सकती है इन डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट को रोकने के लिए। जो भी हमें डिज़ास्टर्स यहाँ पे सुनामी, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरप्शंस हम पढ़ने वाले हैं। नाउ सर्टेन इवेंट्स दैट ऑकर ऑन अर्थ आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब कुछ इवेंट्स हमारे अर्थ पे ऐसे होते हैं जो हमारे ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में नहीं होते। इन सच केसेस द रिजल्ट इज द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ एज वेल, मतलब ऐसा नहीं है कि फिर ऐसे सिचुएशन में सिर्फ हम प्रॉपर्टी ही लॉस होती है, हमारी जो पीपल्स हैं उनकी लाइफ भी काफ़ी लॉस हो जाती है इन अ मेजर अमाउंट। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो लोगों की डेथ होती है, काफ़ी लोग जो है इसके शिकार हो जाते हैं। किसके? जब भी ये नेचुरल कैलेमिटीज का लोगों को सामना करना पड़ता है। नाउ देयर आर सम फेनोमेना दैट वी सी हैपनिंग इन नेचर एट सम इंटरवल्स इन सम और अदर पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब हम कुछ फेनोमेना देख रहे हैं अपने नेचर में, अलग अलग एरियाज में कुछ ना कुछ होता रहता है। वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर देम, लेकिन हमारा उन पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता। वी कांट स्टॉप और डिले देम, ना तो हम उन्हें रोक सकते हैं और ना ही ऐसा कर सकते हैं कि वो थोड़ी देर बाद आ जाए तो हम पहले से प्रिपेयर हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। दो विथ एडवांसिंग टेक्नोलॉजी वी हैव एक्वायर्ड द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट सम ऑफ दीज हैपनिंग्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो ऐसा हुआ है कि हमने कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्टेन कैलेमिटीज के लिए या नेचुरल डिजास्टर्स के लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि हमें थोड़े पहले से पता चल जाता है। बाय नोइंग इन एडवांस व्हेन दीज आर गोइंग टू हैपन वी आर बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस देम एज सम आर वेरी डिवास्टेटिंग एंड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर हमें कोई भी नेचुरल डिजास्टर के बारे में थोड़ा पहले से पता चल जाता है तो हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं और जो लॉस ऑफ लाइफ है वो भी कम हो सकता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी कम हो सकता है। नाउ अ नेचुरल डिजास्टर, व्हाट इज अ नेचुरल डिजास्टर? अ डिजास्टर इज अ नेचुरल और मैन मेड इवेंट दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स लाइफ, प्रॉपर्टी, लाइवलीहुड और इंडस्ट्री, often resulting in permanent changes in human society, ecosystem and environment। जब भी कोई डिजास्टर आता है, चाहे वो नेचुरली हो या मैन मेड हो, तो उसके काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन की लाइफ पर, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है आसपास उस पर, प्रॉपर्टी पर, लाइवलीहुड पर, और ये जो होता है इनके कारण कई बार परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं। सपोज दैट किसी एरिया में वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है तो वहाँ के लोग फिर परमानेंटली उस जगह को छोड़ के माइग्रेट हो जाएंगे क्योंकि वो काफ़ी दिनों तक रहता है। तो ऐसे मेजर चेंजेस भी सोसाइटी में आते रहते हैं डिजास्टर के कारण। A natural disaster is the consequences of natural hazard. Example: volcanic eruption, earthquake, landslide, etc. as result affect human activities। जो volcanic eruption, earthquake और landslide है ये किसके कारण होते हैं? human activities के कारण होते हैं। Due to lack of planning और lack of appropriate emergency management, we often suffer financial, structural and human losses due to these natural calamities। इन natural calamities, earthquake, volcanic eruption से जो हम लोग हैं वो फाइनेंशियली भी अफेक्ट करते हैं, मतलब लोगों की पूरी प्रॉपर्टी चली जाती है, इंडस्ट्रियल एरिया पूरा चला जाता है, लोग माइग्रेट हो जाते हैं दूसरी जगह में, तो पूरा एक सोशली जो है पूरा अफेक्ट होता है स्ट्रक्चर, साथ में ह्यूमन का लॉस भी होता है नेचुरल कैलेमिटीज के थ्रू। रिजल्टिंग लॉस डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द पॉपुलेशन टू सपोर्ट और रेजिस्ट द डिजास्टर। अब कितना मेजर लॉस? सपोज दैट अगर कोई जो पॉपुलेशन है, थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ पे कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई तो लॉस ऑफ लाइफ क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है वहाँ की पॉपुलेशन पे। द डिग्री ऑफ पोटेंशियल लॉस कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द हजार्ड इटसेल्फ। दूसरा पॉइंट है कि जो हजार्ड है, जो भी डिजास्टर हुआ है उसका क्या नेचर है, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर का है तो उसके कारण भी बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं, आप कितना भी प्रिपेयर्ड रहो। रेंजिंग फ्रॉम जैसे सिंगल लाइटनिंग स्ट्राइक विच थ्रेटन्स अ वेरी स्मॉल एरिया टू इम्पैक्ट इवेंट्स विच हैव द पोटेंशियल टू एंड अ सिविलाइजेशन। सपोज
हाइपोस्टेटिक जो लाइटनिंग स्ट्राइक है, मतलब बिजली का गिरना, कई बार हम अपने घरों में बैठ के सुनते हैं कि हमारे किसी दूर के गांव में कहीं पे थंडरस्टॉर्म हुआ, बिजली गिर गई, लाइटनिंग है ना, और किसी एक पर्सन की डेथ हो गई। लेकिन ये जो है, ये इंसिडेंट किसी एक पर्सन से रिलेटेड है, लेकिन यही चीज अगर कोई डिस्ट्रक्टिव अमाउंट में आ जाए तो पूरी की पूरी एक सिविलाइजेशन को क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। इतनी पावर इनमें होती है। नाउ नेचुरल कैलेमिटीज में फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, ड्रॉट, ये नेचुरल कैलेमिटीज के कुछ एग्जांपल्स है। फ्लड क्या होगा? वेरी हैवी रेनफॉल, डैम्स कोलैप्स, मेल्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो, बहुत ज्यादा अमाउंट में बर्फ का पिघलना, फिर बहुत ज्यादा बारिश से हो सकती है फ्लड, और डैम्स वगैरह कोलैप्स करना, मतलब कि पूरे डैम्स जो है, डैम के डैम टूट जाते हैं, तो इससे भी फ्लड हो सकता है। साइक्लोन कैसा होता है? वेरिएशन इन एयर प्रेशर मोस्टली इन कोस्टल एरियाज, जो समुद्र के किनारे वाले एरिया है उनके एयर प्रेशर में डिफरेंशिएशन के कारण होता है। अर्थक्वेक, सडन मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बीनीथ द अर्थ सरफेस, अर्थ के अंदर जो भी मटेरियल्स है, मॉल्टन मटेरियल है, उसके मूवमेंट के कारण होता है। ड्रॉट, सूखा कहाँ पड़ता है? इफ अ प्लेस इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम अ वाटर सोर्स द मॉइस्चर लूज मोस्ट ऑफ देयर मॉइस्चर बाय द टाइम दे रीच दिस प्लेस। तो क्या होता है, अगर कोई जगह ऐसी जगह पे जैसे डेजर्ट एरिया, पानी से बहुत दूर लोकेटेड है, तो जो हवा में भी मॉइस्चर है वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाती, हवा वहां पहुंचते पहुंचते उसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तो ऐसी जगह पे क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। नाउ लेट अस स्टडी ऑफ दीज नेचुरल डिजास्टर एंड हाउ टू मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बाय देम। अब वन बाय वन हम इन नेचुरल डिजास्टर को पढ़ने वाले हैं, साथ में हम कैसे अपनी लाइफ को, प्रॉपर्टी की लॉस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये भी हम इसमें सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है हम सबको जानने के लिए, क्योंकि ये जो नेचुरल डिजास्टर है ये किसी के हाथ में नहीं है ना, कभी भी कोई भी इसको फेस कर सकता है। तो अगर हमें प्रिकॉशनरी एक्शन पहले से पता होंगे तो हम अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की भी मदद कर पाएंगे, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लड, फ्लड मतलब बाढ़ आना। तो अब फ्लड अकर्स व्हेन एन एरिया ऑफ लैंड यूजुअली लो लाइंग इज कवर्ड विथ वाटर, जो पहाड़ तो पानी से ढकेगा नहीं, जो लो लाइंग प्लेन एरिया है अगर वो वाटर से पूरा ढक जाए तो द वर्स्ट फ्लड यूजुअली अकर व्हेन अ रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक। सबसे खराब जो फ्लड है वो कब आ सकती है, जब जो नदी है वो ओवरफ्लो हो जाए, है ना, उसकी जितनी सीमा है उससे ज्यादा लिमिटेशन के अक्रॉस पहुंच जाए। नाउ एन एग्जांपल ऑफ दिस इज जनवरी 1999 क्वींसलैंड फ्लड। 1999 में क्वींसलैंड फ्लड्स आया था विच स्वयं साउथ ईस्टर्न क्वींसलैंड, साउथ ईस्ट पार्ट इसने पूरा क्या कर लिया था, अपने अंदर डुबा लिया था, मतलब इतनी ज्यादा बाढ़ आई थी। फ्लड्स हैपन व्हेन सॉइल एंड वेजिटेशन कैन नॉट एब्जॉर्ब ऑल द वाटर। कब होगा, एक्सेसिव रेनफॉल हो गई और वो जो रेनफॉल है उसका पानी सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रहा है एक्सेसिव पानी को। द वाटर देन रन्स ऑफ द लैंड इन क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी कैरिड इन स्ट्रीम चैनल्स और कैप्ट इन नेचुरल पॉन्ड्स और मैनमेड रिजर्वायर। अब उनकी उस वाटर की क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो जाती है, ना तो उसे किसी मैनमेड रिजर्वायर में स्टोर करके रख सकते हैं, ना किसी स्ट्रीम्स के थ्रू से बहा सकते हैं। नाउ पीरियोडिक फ्लड्स अकर नेचुरली ऑन मैनी रिवर्स। पीरियोडिक फ्लड्स का मतलब होता है कि आती रहती है नदियों में बाढ़, जैसे कि फॉर्मिंग एन एरिया नोन एज द फ्लड प्लेन, तो वो एरिया ही फ्लड प्लेन हो जाता है। दीज रिवर फ्लड यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम हैवी रेन। ये कैसे होता है, ज्यादा बारिश के कारण। समटाइम कंबाइंस विद द मेल्टिंग ऑफ स्नो विच कॉजेज द रिवर टू ओवरफ्लो देयर बैंक। एक तो हुआ कि ज्यादा बारिश, दूसरा हुआ कि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, मेल्ट होने के बाद उनमें पानी क्या होगा, रिवर्स में बढ़ जाएगा, तो एक उसके कारण भी है। अ फ्लड दैट राइजेस एंड फॉल्स रैपिडली विद द लिटिल और नो एडवांस वार्निंग इज कॉल्ड फ्लैश फ्लड। मतलब फ्लैश फ्लड किसे कहते हैं, जो बिल्कुल भी वार्निंग देके ना आए, अचानक से आ जाए, वो है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम इंटेंस रेनफॉल। ये जनरली इंटेंस रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश से होती है ओवर अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया, और किसी छोटे एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो वहां के लोग कैसे संभलेंगे। इन 2013 एट केदारनाथ इन उत्तराखंड, ये सबने देखा होगा केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी उत्तराखंड में। Coastal areas are occasionally flooded by high tides caused by severe winds on ocean surface or by tsunami waves caused by undersea earthquake।
तो अंडर सी समुद्र के अंदर भी अर्थक्वेक आता है तो उसकी वेव्स जो है वो आ जाए समुद्र के किनारे वाले एरिया में, या जो टाइड्स वेव्स होती है, हाई टाइड्स वेव्स, बहुत ऊंची ऊंची लहरें हैं, वो आ जाए तो उसके कारण भी फ्लड आ जाता है। सो देखो ये फर्स्ट फोटो है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्लैश फ्लड। यहाँ पे फ्लैश फ्लड, अचानक से इतना सारा पानी आ गया है ना। रेनफॉल ये बता रहे, हरिकेन्स इस तरीके से आता है, सुनामी ये देखो समुद्र के किनारे सुनामी। नाउ मॉनसून रेनफॉल टू कैन कॉज डिजास्टर्स फ्लडिंग। मॉनसून की जो बारिश होती है उससे भी कई बार, हर बार हम लोग देखते हैं हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ आ जाती है मॉनसून की बारिश के बाद। हरिकेन टू कॉज डिवास्टेटिंग फ्लडिंग व्हेन इट मूव्स फ्रॉम सी टू लैंड। मतलब ये पानी अब देखो सी से अगर लैंड की ओर आ गया तो ये क्या होगा, डिवास्टेटिंग फ्लड का रूप ले लेगा। दिस टाइप ऑफ कोस्टल फ्लडिंग अकर्स रेगुलरली इन बांग्लादेश। इस तरीके की जो फ्लडिंग है हरिकेन्स, ये तो जनरली बांग्लादेश में आती रहती है। सो इन यूरोप फ्लड्स फ्रॉम सी अकर एज अ रिजल्ट फ्रॉम हैवी अटलांटिक स्टॉर्म पुशिंग द वाटर टू द कोस्ट। अटलांटिक ओशन का जो वाटर है उसमें जो हवाएं चल रही हैं उस वाटर को वो कोस्टल एरिया में पुश करता है, जिसके कारण यूरोप में भी ऐसे फ्लड्स आते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अंडर सम रेयर कंडीशन एसोसिएटेड विद हीट वेव्स, फ्लैश फ्लड्स फ्रॉम क्विकली मेल्टिंग माउंटेन स्नो टू कॉज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। मतलब कुछ रेयर कंडीशंस होती हैं कि फ्लैश फ्लड्स जो है, माउंटिंग जो स्नो है, बर्फ से पहाड़ जो ढके हुए हैं उस स्नो के मेल्ट होने से जो एक्सेसिव अमाउंट में पानी आ जाता है, तो फ्लैश फ्लड से भी कई बार लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होती है और लाइफ भी। फ्लड्स आर द मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइप ऑफ डिजास्टर वर्ल्ड वाइड। फ्रिक्वेंट है मतलब ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले आया था, फ्रिक्वेंटली कहीं ना कहीं फ्लड जो है बाढ़ आती रहती है। नाउ प्राइमरी इफेक्ट्स क्या है, तो फिजिकल डैमेज, स्ट्रक्चर कौन कौन से डैमेज हो सकते हैं, बिल्डिंग्स डैमेज हो सकती हैं फ्लड वाटर से, लैंडस्लाइड भी हो सकती है, जमीन धंस जाती है पूरी की पूरी। कैजुअलिटी क्या क्या होती है, पीपल लाइव स्टॉक डाई, पीपल्स जो हैं जो उन्होंने जानवर पाले हुए हैं साथ में उनकी डेथ हो जाती है, ड्रॉनिंग बह जाते हैं क्योंकि उसमें, और इट कैन ऑल्सो लीड टू एपिडेमिक्स एंड डिसीज। और जब बाढ़ आती है तो कुछ कुछ महामारी भी फैलती है, ऐसी बीमारियां जो बहुत सारे लोगों में कॉमनली फैल जाए तो उनका इलाज ना होने के कारण भी उनकी डेथ हो जाती है। वाटर सप्लाई, कंटामिनेशन ऑफ वाटर, पानी तो कंटामिनेट हो गया। नाउ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बिकम स्केर्स। अब क्या होगा, जो पानी फ्रेश वाटर है, जो पीने लायक पानी है, उसकी कमी हो जाएगी। डिसीज, अनहाइजीनिक कंडीशन, चारों तरफ बाढ़ है तो क्या होगा, अनहाइजीनिक कंडीशन होगी, वाटर बॉर्न डिसीज होंगे जिससे। नाउ क्रॉप्स एंड फूड सप्लाई, क्रॉप्स और फूड को क्या होगा, तो शॉर्टेज ऑफ फूड क्रॉप्स, बाढ़ से जितनी भी एग्रीकल्चर फार्मलैंड है वो तो पूरे ढक गए और पूरी फसल खराब हो गई तो शॉर्टेज ऑफ क्रॉप होगा। एंड कॉज ड्यू टू लॉस ऑफ एंटायर हार्वेस्ट, पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है बाढ़ आने से। नाउ लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट क्या है, तो इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यू टू एग्जांपल टेम्पररी डिक्लाइन इन टूरिज्म। सपोज दैट उत्तराखंड में बाढ़ आई तो 1-2 साल तक कोई टूरिज्म नहीं रहा वहां और लोगों की लाइफ वहां टूरिज्म से चल रही थी तो इकोनॉमिकली भी उनकी कंडीशन क्या होगी, खराब होगी। रीबिल्डिंग कॉस्ट, अब जो भी बिल्डिंग्स वगैरह टूटी उनको वापस बनाओ तो रीबिल्डिंग का कॉस्ट लगेगा। फूड शॉर्टेज रहेगा लीडिंग टू प्राइस इंक्रीज एक्सेट्रा, इसके कारण क्या होगा, प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। स्पेशली टू द पुअर, तो सफर कौन करेगा, गरीब आदमी, पुअर। साइकोलॉजिकल लॉस ऑफ लव्ड वन, मतलब अगर तुम्हारा किसी बाढ़ में, सपोज जो हमने केदारनाथ की बाढ़ देखी उसमें बहुत से लोगों ने अपने लव्ड वन को खो दिया तो उनके लिए तो लाइफ टाइम का ट्रॉमा हो गया कि हम लोग वहां गए और हमने अपने किसी खास को खो दिया, वहां उसकी लाइफ चली गई, है ना। तो ये सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं। हाईएस्ट रिकॉर्डेड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिकॉर्डेड हुआ है 9.5 रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या है बच्चों, ये वो स्केल है जिससे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है कि अर्थक्वेक जो है वो किस इंटेंसिटी का आया है। नाउ अर्थक्वेक्स, सो अवर अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ मैनी पीसेस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। हमारा जो अर्थक्वेक अर्थ है वो बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स से बना हुआ है। एज यू रीड इन प्रीवियस क्लास, द इनसाइड ऑफ द अर्थ इज मॉल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा एंड गैसेस। अर्थ के अंदर रॉक्स किस फॉर्म में, मॉल्टन, पिघले हुए। क्यों, क्योंकि अर्थ का अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है
और क्या है, गैसेस है। तो दिस हॉट मैग्मा एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन दीज प्लेट्स एंड कीप देम मूविंग वेरी स्लोली। अब इनसे क्या होगा, मैग्मा और गैसेस एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जिनसे जो प्लेट्स है उनका मूवमेंट होगा। दीज मूवमेंट्स इन अर्थ प्लेट्स आर सो स्लो दैट नॉर्मली वी डोंट नोटिस इट। मतलब वो प्लेट्स का मूवमेंट बहुत स्लो होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर अर्थ के नीचे प्लेट्स मूव हो रही हैं। बट समटाइम देयर इज अ सडन फास्ट मूवमेंट कॉजिंग ट्रेमर्स इन अर्थ क्रस्ट। कई बार झटके लगने लगते हैं हमें, अर्थक्वेक में ट्रेमर्स फील होते हैं क्योंकि इन प्लेट्स का मूवमेंट बहुत स्पीड में होता है। दिस सडन शेकिंग इज कॉल्ड अर्थक्वेक। इसी सडन शेकिंग को हम बोलते हैं अर्थक्वेक। नाउ लेयर्स ऑफ अर्थक्वेक, तो सबसे पहले हमारी कोर है, कोर के बाद आउटर कोर है, फिर मेंटल लेयर है, एस्थेनोस्फीयर है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और फिर है ओशिनिक क्रस्ट, है ना। तो कॉन्टिनेंटल मतलब लैंड वाला पार्ट और ओशिनिक मतलब वाटर वाला पार्ट और कोर मेंटल क्या है, ये अर्थ के अंदर वाले जो मोल्टन फॉर्म में मैग्मा प्रेजेंट है। नाउ अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। 7 मेजर प्लेट्स से अर्थ क्रस्ट बना है और कुछ माइनर प्लेट्स से। द मूवमेंट इन दीज प्लेट्स कॉजिंग अर्थक्वेक, और इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट से क्या होता है बच्चों, अर्थक्वेक आता है। नाउ डायग्राम शोइंग टेक्टोनिक प्लेट्स स्लाइडिंग विथ ईच अदर। अब देखो ये हमारी प्लेट्स हैं, सपोज दैट एक ये प्लेट है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। अब इन प्लेट्स का मूवमेंट हुआ, ये ऊपर चली गई, ये नीचे चली गई, तो इनमें क्या होगा, आपस में कोलाइजन होगा, ये टकराएंगे तो हमको क्या होगा, सडन शेकिंग फील होगा अर्थ पे कि कुछ मूवमेंट हुआ है। अगर ये फास्ट तरीके से हुआ, धीरे धीरे हुआ तो कुछ भी फील नहीं होगा। एन अर्थक्वेक लास्ट ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स बट कैन बी वेरी डिवास्टेटिंग एज इट कैन मेक बिल्डिंग्स, डैम एंड ब्रिजेस कोलैप्स, इट कॉजेस क्रैक्स इन देम। मतलब अर्थक्वेक कुछ ही सेकंड्स के लिए आता है लेकिन इतना ज्यादा डिवास्टेटिंग होता है कि उसी कुछ सेकंड्स में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, बड़े बड़े डैम्स को गिरा देता है या उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। रोड्स एंड रेलवे लाइन्स आर डैमेज, रोड और रेलवे लाइन भी डैमेज हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई बंद हो जाती है। देयर कैन बी ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत सारे लोगों की इसमें जान चली जाती है, प्रॉपर्टी भी। These movements normally affect those areas more where two tectonic plates meet each other. उन जगहों पे ये ज्यादा फील होता है जहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। These areas are known as seismic zones, उन्हें हम seismic जोन और अर्थक्वेक जोन कहते हैं। मतलब हमने अपने वर्ल्ड वाइड अर्थक्वेक जोन डिवाइड करके रखा है कि कहाँ पे अर्थक्वेक इजिली और फ्रिक्वेंटली आ सकते हैं, ठीक है। स्टडी द सेस्मिक जोन इन इंडिया इज द गिवन मैप। अब इसमें मैप के अकॉर्डिंग भी हम उसको पढ़ सकते हैं। नाउ मोस्टली एरियाज इन नॉर्दर्न इंडिया आर इन रिस्क। जो हमारा इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, वो रिस्की एरिया है। ओनली सम एरियाज इन साउथ इंडिया शो सेस्मिक एक्टिविटी एज द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ ओरिजिनल रॉक्स ऑफ द अर्थ। जो डेक्कन प्लेट्यू है, सदर्न जो पार्ट है हमारे इंडिया का, वो पूरा डेक्कन प्लेट्यू से बना हुआ है, एक ओरिजिनल रॉक से, इग्नियस रॉक से बना हुआ है, तो वो स्टेबल है। लेकिन जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, वहां पे हमें अर्थक्वेक जनरली मिलते रहते हैं, फील होते रहते हैं। नाउ ओल्डेस्ट लैंडमास ऑन अर्थ वाज गोंडवाना लैंड दैट हैड इंडिया। सबसे पुराना जो लैंडमास है वो गोंडवाना था जिससे इंडिया बना। ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, ये सब मिलके एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाए इन्होंने। Now intensity of an earthquake is measured on Richter scale. Richter scale पे हम earthquake की intensity को measure करते हैं। Earthquake of 6.5 और more on Richter scale are highly destructive. अगर 6.5 से ऊपर का Richter scale पे earthquake डिडक्ट हुआ तो मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। 26 जनवरी 2001 को अर्थक्वेक 7.9 मैग्नीट्यूड का भुज गुजरात में आया था, लीविंग लैक्स ऑफ पीपल सीरियसली इंजर्ड। लाखों लोग जो है वो इंजर्ड हुए थे, इसमें हैंडीकैप्ड हो गए थे और नियरली 2 लाख पीपल किल्ड। इतने लोगों की डेथ भी हो गई थी। इट वाज वन ऑफ द 2 मोस्ट डेडली अर्थक्वेक इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में से वन ऑफ द अर्थक्वेक जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है वो यही है। ये जो है ये रिक्टर स्केल है बच्चों, इसमें जिसमें क्या है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। नाउ द ट्रेमर्स स्प्रेड इन अर्थ क्रस्ट इन जस्ट लाइक वेव्स इन ओशन और एज वेव्स स्प्रेड इन पॉन्ड व्हेन यू ड्रॉप अ स्टोन इन इट।
मतलब ट्रेमर जो है हमें ऐसे ही फील होता है कि जैसे समुद्र में एक पत्थर फेंक दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनकी लहरों को, इतना सा ट्रेमर फील होता है। दीज वेव्स आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स एंड आर रिकॉर्डेड ऑन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट में इन सेस्मिक वेव्स को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। जो वेव्स जो है वो ओशंस में कितनी फ्रिक्वेंटली कितनी स्पीड के साथ आ रही है। नाउ एज अर्थक्वेक कांट बी predicted we should take following precaution if we are living in earthquake prone area। अब जैसे अर्थक्वेक को पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता तो हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे अगर हम अर्थक्वेक प्रोन एरिया में रहते हैं। तो ये देखो, ये पूरी की पूरी कितनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग है और ये अर्थक्वेक के कारण क्या हुई, पूरी गिर गई। नाउ how should be earthquake resistant and if earthquake are very frequent as in Japan they should be built of wood instead of concrete and cement। अब जैसे कि जापान है, जापान में अर्थक्वेक बच्चों आता ही रहता है तो वहां के लोगों ने परमानेंट घर नहीं बनाए ज्यादा जैसे स्टोन्स वगैरह के, क्योंकि आप समझो कि अगर अर्थक्वेक अचानक से आ गया, अर्थक्वेक प्रोन एरिया में रह रहे हो, आपने पत्थरों से या फिर आपने ईंटों से ब्रिक से आपने परमानेंट होम अपना बनाया स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो तो गिर जाएगा तो उससे क्या होगी, लोगों की डेथ के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे, चोट ज्यादा लगेगी लोगों को। तो इसलिए लकड़ी के घर बनाओ तो उससे ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, इफ यू आर एट होम एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, अगर आप घर पे हो और उस टाइम पर ही अर्थक्वेक आ गया है तब आपको क्या करना है, देन हाइड अंडर अ टेबल, एक टेबल के नीचे छुप जाओ, अवे फ्रॉम हैवी ऑब्जेक्ट्स, किसी हैवी ऑब्जेक्ट्स के आसपास मत रहो, प्रोटेक्ट योर हेड विथ पिलो, अपने सिर के ऊपर पिलो रख लो, ढक लो उसको अच्छे से एक्सेट्रा, एंड इफ पॉसिबल रन आउट इन ओपन। अगर पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें थोड़ा सा ट्रेमर फील हुआ कि अर्थक्वेक आया और तुम तुरंत घर के बाहर भाग सकते हो तो सबसे पहले यही करो कि घर के बाहर चले जाओ इफ ओपन एरिया में। इफ यू आर इन ओपन, बी अवे फ्रॉम ट्रीज एंड टॉल बिल्डिंग्स एंड लाई ऑन द ग्राउंड। लेकिन जब भी हम ओपन एरिया में जा रहे हैं ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी कि कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हमारे पास में तो नहीं है, कोई ट्री या खम्बा हमारे पास में तो नहीं है, क्योंकि वो गिरेगा तो सर पे चोट आ जाएगी, तो उसको भी हमें देखना है। इफ यू आर ड्राइविंग और ट्रेवलिंग, स्टे इनसाइड द व्हीकल एंड ड्राइव स्लोली, ड्राइव कर रहे हो तो व्हीकल के अंदर रहो। यूज स्टेयरकेस इंस्टेड ऑफ लिफ्ट, कभी भी अर्थक्वेक आए लिफ्ट का यूज मत करो, सीढ़ियों से उतरो। वॉच वीडियोज एट नेशनल ज्योग्राफिक एनवायरमेंट न्यूज, उसमें वीडियो के न्यूज वगैरह के इसमें देखते रहो। दीज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दीज नेचुरल फेनोमेना इन बेटर वे। इन वीडियोस को देख के आपको बहुत बेटर वे में एक हेल्प मिलेगी कि आप कैसे नेचुरल डिजास्टर से जो है आप डील कर सकते हो। बट डू एक्सेस इंटरनेट अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और पेरेंट्स। लेकिन जब भी आप ऐसे कोई वीडियोस देखो हमेशा अपने पेरेंट्स या टीचर के साथ देखो। नाउ नेक्स्ट वन इज सुनामी। सो सुनामी इज अ जापानीज वर्ड, जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स, मतलब बहुत डिस्ट्रक्टिव वेव्स। On 26 December 2004, a massive earthquake 9 point on Richter scale occurred in Indian Ocean. Indian Ocean में 9 point का Richter scale का earthquake आया था. So it triggered huge waves or tsunami in ocean water that struck the coastal areas around the Indian Ocean. तो जो Indian Ocean है, ये देखो बच्चों, ये हमारा इंडिया है और इसके नीचे क्या है, Indian Ocean है। अब इस ओशन में क्या हुआ, 9 point Richter scale का earthquake आया, तो इससे क्या हुआ कि यहाँ समुद्र की जो लहरें हैं वो बहुत उफान पे आ गई है ना, इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गई। So within few minutes there was a large scale destruction in many countries including India. इंडिया जहां इंडियन ओशन से सराउंडेड होगा और इंडिया के आसपास की कंट्री में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है इन सुनामी के कारण। द सदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वॉज बैडली अफेक्टेड, लेकिन उसमें से मोस्टली कौन सा एरिया अफेक्ट हुआ था, सदर्न कोस्ट, नीचे साउथ में समुद्र के किनारे वाला एरिया। द फिशर ऑफ सदर्न इंडिया मेनली फ्रॉम तमिलनाडु वर वर्स्ट हिट एज दे लॉस्ट देयर हाउस एंड देयर बोट्स, दैट इज देयर लाइवलीहुड। जो लोग वहां मछुआरे थे, सदर्न कोस्ट समुद्र के किनारे मछली पकड़ने का काम करते थे,
उनको मेजर लॉस हुआ, उनका घर भी चला गया, साथ साथ में उनका जो लाइवलीहुड था, उनकी बोट वो भी उसमें बह गई। अंडमान निकोबार आइलैंड भी बहुत बैडली अफेक्ट हुए थे। नाउ दिसंबर 26 सुनामी किल्ड 1,26,000 पीपल इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इतने लोगों की डेथ हो गई थी, श्रीलंका में 31,000 एंड इन इंडिया 11,000 वर किल्ड एंड 5,000 वर मिसिंग एंड 3,80,000 वर डिस्प्लेस्ड। मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोगों को माइग्रेट होना पड़ा। The smaller island of Nicobar completely vanished and other changed shape। जो छोटे छोटे निकोबार में आइलैंड थे जो ऑल साइड वाटर से कवर्ड रहते हैं, ओशंस के बीच में रहते हैं, वो तो कंप्लीटली डूब गए, पता ही नहीं उनका। और नेक्स्ट उसके बाद कुछ जो थे उनका शेप चेंज हो गया। नाउ Recently tsunami occurred in Japan in March 11, 2011। 2011 में जापान में सुनामी आई that not only caused huge loss of life and property but also triggered nuclear scare as the nuclear power plants situated at the coast were destroyed and there was high risk of nuclear radiation। न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनते हैं वो इन्होंने क्योंकि कोस्टल एरिया के पास था तो जब वहां सुनामी आई तो वो भी पूरा टूट गया, तो जिसके कारण ये ज्यादा रिस्की हो गया कि वहां से न्यूक्लियर रेडिएशंस ना निकले। न्यूक्लियर रेडिएशंस अगर कहीं पे निकलने लगे और अगर वो किसी पर्टिकुलर, तो उसके आसपास के पूरे एरिया में इतना डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है न्यूक्लियर रेडिएशन का कि वहां पे लाखों साल तक जो भी न्यू जनरेशन आएगी वो हैंडीकैप्ड होगी, फिजिकली हैंडीकैप्ड होगी। किसी की आंख नहीं होगा, किसी का आधा हाथ नहीं होगा, किसी का आधा पैर नहीं होगा और एक साथ कई लोगों की डेथ भी हो जाती है, इतनी हार्मफुल होती है। दिस सुनामी वॉज ट्रिगर्ड बाय एन अंडर सी अर्थक्वेक। ये सुनामी भी समुद्र के अंदर अर्थक्वेक के कारण हुई थी। 9.3 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था। सुनामी वेव एज हाई एज 135 फीट। जो सुनामी की लहरें थी वो 135 फीट तक ऊंची थी रिकॉर्डेड। अराउंड 16,000 पीपल वर किल्ड। 16,000 लोगों की इसमें डेथ हो गई थी। 6,000 इंजर्ड, 6,000 को चोट पहुंची थी और 2,800 मिसिंग अक्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान। जापान के ईस्टर्न कोस्ट में 2800 लोगों लापता हो गए थे जिनका कुछ पता नहीं चला। नाउ लैक्स ऑफ बिल्डिंग्स कोलैप्स। बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है वो गिर गई थी। डैम्स, रेल्स, रोड डैमेज हो गए थे। 4.4 मिलियन हाउसेज इन जापान वर लेफ्ट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। इतने सारे घरों में ना तो बिजली आ रही थी ना पानी आ रहा था। एंड द वर्स्ट वॉज द डैमेज टू द फुकुशिमा डाइशी न्यूक्लियर पावर प्लांट फोर्सिंग एवैक्यूएशन ऑफ लैक्स ऑफ पीपल फ्रॉम दिस रीजन। क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट था, इससे रेडिएशंस बाहर एमिट ना हो जाए, इसके कारण लाखों लोगों से उस एरिया को खाली करवा लिया गया था। A tsunami alert can be given few hours in advance in case of massive earthquake in ocean bed, but for that tsunami alert system should be in a place in the coastal areas prone to earthquake। अब देखो हमें सुनामी का अलर्ट तो पहले से मिल सकता है बच्चों, लेकिन वो तब मिलेगा जब हम सुनामी अलर्ट सिस्टम हर कोस्टल एरिया जो अर्थक्वेक प्रोन वाले एरिया है वहां पे हम इंस्टॉल करके रखें। सो जापान के पास ऐसा सिस्टम है। आफ्टर 2004 सुनामी मैनी कोस्टल एरियाज इन इंडिया टू हैव टेकन मेजर टू इशू अ सुनामी अलर्ट। और 2004 की सुनामी के बाद इंडिया ने भी कई जगहों पे ये सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है। Now next one is volcanic eruption. So volcanoes too form and erupt due to the movements in tectonic plates mostly along the lines along which the tectonic plates meet, strike each other, move away from each other और slide under one another। अब समझो ये volcanic eruption, ये दो प्लेट्स हैं बच्चों, अगर ये दो प्लेट्स आपस में टकरा गई तो भी volcanic eruption हो सकता है। ये प्लेट जो है इस प्लेट के नीचे चली गई तो भी volcanic eruption हो सकता है। ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर चली गई तो भी वॉल्केनिक एरप्शन हो सकता है। नाउ मॉल्टन रॉक्स और मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज पुश्ड अप थ्रू एनी वीक एरिया एंड फ्लोज ऑन द अर्थ सरफेस एज लावा। तो अब क्या है, अर्थ क्रस्ट के अंदर हमारा क्या है, मॉल्टन मैग्मा है, मॉल्टन फॉर्म में रॉक्स है। अब जब यहाँ पे जो भी वीक एरिया होगा वहां से ये पूरा मॉल्टन रॉक बाहर आ जाएगा जितना भी है। किस फॉर्म में, जब वो बाहर आ जाता है तो उसे लावा बोलते हैं और जब अंदर रहता है तो उसे मैग्मा बोलते हैं। तो ये लावा बाहर आ जाता है। ओपनिंग थ्रू विच द मैग्मा फ्लो और इरप्ट आउट इज कॉल्ड वॉल्केनो। जहां से ये फ्लो होता है मैग्मा उसे हम वॉल्केनो बोलते हैं।
अलॉन्ग विथ लावा, लावा के साथ बहुत सारी गैसेस और एशेस भी निकलती हैं। लार्ज पीसेस में रॉक्स टू आर थ्रोन आउट ऑफ वोल्केनो, बहुत छोटे छोटे ऐसे पत्थर भी बाहर निकलते हैं, गैसेस एशेस वगैरह सब कुछ इसके बाहर निकलता है। नाउ नेक्स्ट इज द एश causes ash clouds and reduce the visibility। अब एश जो है इतना धुआं निकलेगा तो क्या होगा, क्लाउड्स में ऐश हो जाएगा, विजिबिलिटी कम हो जाएगी। इट डिस्टर्ब एयर ट्रैफिक एंड मेक्स इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। अब इतनी हार्मफुल गैसेस भी उससे निकलती हैं कि आसपास के एनवायरमेंट में इतना ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि हम लोग ब्रीथ ही नहीं कर पाते हैं। लावा समटाइम फ्लो आउट इन लार्ज क्वांटिटी एंड स्प्रेड क्विकली अफेक्टिंग द नियर बाय टाउन। कई बार लावा इतनी स्पीड से निकलता है और इतनी स्पीड से फैल जाता है आसपास की जगहों पे, टाउन्स में। तो अ लॉट ऑफ एश फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड फील्ड डैमेजिंग एंड क्रॉप्स एंड कवरिंग द रेलवे लाइंस एंड रोड। अगर कहीं रेलवे लाइन रोड्स होगी तो उसको भी कवर कर लेगा, साथ में कोई भी एग्रीकल्चरल फील्ड है तो वो तो अफेक्ट होगी ही अगर ये उसमें गिर गया तो। नेक्स्ट, हॉट एंड पॉइजनस गैसेस कॉज एयर पॉल्यूशन। अब उससे क्या है, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं वोल्केनो से, तो इससे क्या होगा, ब्रीथिंग ट्रबल होगी और लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ होगी। ज्यादा देर तक हम उस एनवायरमेंट में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। Volcanic eruption can't be stopped, but they give enough warning before erupting, like bulging up of Earth's surface, low intensity of earthquake, rising temperature of hot spring, gases and ash coming out। देखो volcanic eruptions को हम लोग नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, नहीं रोक सकते, बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, लेकिन जब भी volcanic eruption किसी प्लेस में होता है बच्चों, तो वो एक वार्निंग साइन देता है कि वहां पे जमीन जो है नीचे धंसने लगे, अर्थक्वेक आए, कम कम इंटेंसिटी का, टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगे, उसमें से गैसेस निकलने लगे, तो लोग वो जगह को एवैक्यूएट कर देते, छोड़ देते हैं उस जगह को, तो उसमें ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ नहीं होता। दीज वार्निंग हेल्प इन एवैक्यूएटिंग द नियर बाय एरियाज एंड दे आर मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हमको पता चल जाता है तो उस जगह को हम खाली कर देते हैं, इसलिए लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी कम होती है। न्यूजीलैंड वॉल्केनो, न्यूजीलैंड में वॉल्केनो था माउंट टोंगेरोरो, डॉर्मेंट फॉर मोर देन अ सेंचुरी, मतलब बहुत 100 सालों तक वो डॉर्मेंट रहा, उसमें से कोई एरप्शन नहीं हुआ। हमारे यहाँ एक्टिव वॉल्केनो होते हैं, डॉर्मेंट वॉल्केनो होते हैं। डॉर्मेंट वॉल्केनो वो होते हैं जिनके फटने के चांसेस नहीं होते, लेकिन वो कभी भी एक्टिव हो सकते हैं, है ना, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट का कुछ पता नहीं है। तो अब इसमें क्या हुआ, 1 सेंचुरी तक न्यूजीलैंड का वो जो वॉल्केनो था वो डॉर्मेंट था, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन 7 अगस्त 2012 को क्या हुआ, सेंडिंग अप ऐश क्लाउड डिस्टरप्टिंग द फ्लाइट्स एंड क्लोजिंग रोड्स, वो अचानक से फटने लगा और उसमें से ऐश क्लाउड्स ऊपर बनने लगे, तो जो भी एरोप्लेन वहां से निकलेंगे उनकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी, वो मूव नहीं कर पाएंगे, रोड्स बंद हो जाएंगी। दिस केम एज अ सरप्राइज एज एक्सपर्ट्स वर नॉट एक्सपेक्टिंग एन एरप्शन। तो ये क्या था, एक सरप्राइज था, क्योंकि जो जियोलॉजिस्ट थे, साइंटिफिकली लोग थे, उन्होंने ये सोचा था ये डॉर्मेंट वॉल्केनो है, इसके एक्टिव होने के चांसेस बहुत कम है। नाउ डू यू नो, कैलिफोर्निया में 500 वॉल्केनोज हैं, जिनमें से 76 ऑफ दीज आर एक्टिव एंड में इरप्ट इन फ्यूचर, जिनमें से 76 वॉल्केनो एक्टिव हैं और फ्यूचर में कभी भी इरप्ट हो सकते हैं। A long shimmering volcano in Guatemala erupted on 13 September 2012, hurling thick clouds of ash and spewing rivers of lava down and forcing the evacuation of more than 33,000 people from surrounding areas। तो जो ग्वाटेमाला में 13 सितंबर को एक वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, जिसके जो पूरा जो क्लाउड्स है वो एशेस से भर गया, पूरा धुआं हो गया, गैसेस हो गई, पॉइजनस गैसेस हो गई, और उसका लावा जो है वो रिवर में फ्लो हो गया। तो इस तरीके से 33,000 को वहां से लोगों को जगह छोड़नी पड़ी। तो ये देखो, इस तरीके से वॉल्केनिक एरप्शन होता है, और ये देखो ये रिवर में फ्लो हो गया, ठीक है। नाउ थंडरस्टॉर्म, बिजली का गिरना। नाउ व्हेन हैवी रेन इज अकम्पनीड विथ लाइटनिंग एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, इट इज नोन एज थंडरस्टॉर्म। लाइटनिंग, स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण थंडरस्टॉर्म होता है। Thunderstorm can cause loss of life and property if the lightning strike any building, tree or person। अगर बिजली किसी बिल्डिंग पे गिर जाए, किसी इंसान पे गिर जाए, तो उसका लाइफ चला जाएगा।
लाइटनिंग अकर्स व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड कम्स नियर नेगेटिवली चार्ज क्लाउड, मतलब अगर ये जो क्लाउड है ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो क्लाउड है ये नेगेटिवली चार्ज है, ये दोनों आपस में टकरा गए तो थंडर एंड लाइटनिंग होती है। समटाइम द चार्ज फ्लोज फ्रॉम द क्लाउड्स टू द ग्राउंड एंड मे स्ट्राइक बिल्डिंग्स, ट्रीज और अ पर्सन। तो इन्हीं चार्जेस के कारण जो भी पावर निकलती है ये क्या आती है, अर्थ तक आ जाती है और किसी भी बिल्डिंग, ट्री और पर्सन को नुकसान पहुंचा सकती है। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म, जब लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म हो, वी शुडंट स्टे आउटडोर्स, बाहर नहीं रहना चाहिए। वी शुड गो इनसाइड द बिल्डिंग्स, हमें बिल्डिंग के अंदर होना चाहिए। बिल्डिंग हैव अ मेटल रॉड कॉल्ड लाइटनिंग कंडक्टर, बिल्डिंग के अंदर जो है मेटल रॉड जिसे लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं वो होना चाहिए, राइजिंग हाई फ्रॉम इट्स रूफ, अपनी छतों पे। इट्स अदर एंड इज बरीड इन द ग्राउंड, या फिर जमीन के अंदर होनी चाहिए। ऑन लाइटनिंग रीचिंग इट, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज टेकन अप बाय द मेटल रॉड एंड गोज डाउन टू द ग्राउंड थ्रू इट। अगर ग्राउंड में वो रॉड लगी हुई है तो जो भी बिजली गिरेगी वो उससे कनेक्ट हो जाएगी और वो सीधे ग्राउंड में चली जाएगी। दिस सेफ डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज प्रोटेक्ट द बिल्डिंग, इससे पूरी की पूरी बिल्डिंग बच सकती है। टेकिंग शेल्टर अंडर अ ट्री इज वेरी रिस्की, जब बिजली कड़क रही हो तो पेड़ के नीचे हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। यू शुड स्टे अवे फ्रॉम देम, उनसे दूर रहना चाहिए। इफ यू आर ट्रेवलिंग जस्ट स्टे इनसाइड द व्हीकल एंड शट ऑल विंडोज ओपन, व्हीकल्स टू आर एट रिस्क। अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो सारी विंडोज को बंद कर लो और कार को रोक लो। नेक्स्ट, इफ यू आर इन ओपन फील्ड स्क्वाड बिलो विथ योर हेड बेंट डाउन ऑन योर नीज सो दैट यू बिकम्स द स्मॉलेस्ट टारगेट बट डोंट लाई डाउन ऑन द ग्राउंड। ऐसे बेंट होके नीचे जमीन के ऊपर बैठ जाओ अगर ओपन एरिया में हो, लेकिन लेटना नहीं है ना। नाउ यूज ऑफ अ फिक्स्ड लाइन टेलीफोन शुड बी अवॉइडेड, टेलीफोन से अवॉइड करना, मोबाइल फोन का अवॉइड करना सेफ रहेगा। वी शुड अनप्लग ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हमारे घर में सबको निकाल दो, उनके प्लग्स निकाल दो। डोंट टच एनी वाटर पाइप, टैप और इलेक्ट्रिकल वायर्स, और किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स और वाटर टैप को उस टाइम पर टच मत करो। नेक्स्ट वन इज साइक्लोन्स। तो a cyclone is formed when a low pressure area has very high speed winds revolving around it, मतलब लो प्रेशर एरिया में बहुत हाई स्पीड्स की विंड जो है वो मूव करे। द काम लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म, लो प्रेशर जो होगा उसे आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। इट्स डायमीटर कैन बी अप टू 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक का डायमीटर वो कवर कर सकता है। देयर आर नो क्लाउड्स एंड लाइट विंड्स, ना ही वहां आसपास कोई बादल और विंड्स होंगे। इट गेट्स सराउंडेड बाय क्लाउड्स एंड हाई स्पीड विंड्स रोटेटिंग वायलेंटली अकम्पनीड विथ हैवी रेन्स, मतलब बारिश भी होगी और रोटेटिंग विंड्स होंगी जो कंटिन्यू मूव करती रहेंगी। साइक्लोन कॉज लॉस ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ और प्रॉपर्टी को भी डैमेज करता है। दे डैमेज हाउस, रोड, रेलवे, कॉज फ्लड हाईवे विन ओशन, फ्लडिंग द कोस्टल एरियाज आउट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन सिस्टम, सारे कम्युनिकेशन सिस्टम इससे बंद हो सकते हैं। जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वो उसमें क्या हो सकते हैं, सबमर्ज, मतलब पूरा उसमें पानी चला जाएगा और बाढ़ आने की भी चांसेस काफी होते हैं। आसपास की प्रॉपर्टी पूरी डिसरप्ट हो जाएगी। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोर प्रोन टू साइक्लोन देन वेस्टर्न कोस्ट। जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है बच्चों, तो दिस इज क्या है, ईस्टर्न कोस्ट, ये हमारी ईस्टर्न कोस्ट है। तो ये ज्यादा प्रोन है किसके, टू साइक्लोन के। जैसे कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट हुआ था साइक्लोन का, वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म हिट हुआ था उड़ीसा में 17 अक्टूबर 1999 को, फॉलोड बाय सुपर साइक्लोन। उसके बाद 29 अक्टूबर को फिर एक बार साइक्लोन आया था। तो दिस साइक्लोन लेफ्ट 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट कंप्लीटली डिवास्टेटेड। इससे क्या हुआ था कि उसके आसपास के 14 स्टेट्स जो है कंप्लीटली डिवास्टेटेड, बहुत नुकसान हुआ था। 9,000 लोगों की जान गई थी। 4,50,000 कैटल टू डाइड, इतने सारे कैटल्स जो हैं वो मर गए थे। 2 मिलियन हाउसेस डैमेज, 2 लाख से ज्यादा ऊपर के घर डैमेज हो गए थे। 90 मिलियन ट्रीज अपरूटेड, जड़ के जड़ पेड़ से उखड़ गए थे। मिलियंस ऑफ हेक्टर ऑफ लैंड लेफ्ट अनफिट फॉर कल्टीवेशन विद क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड, बहुत सारे जो क्रॉप फील्ड है वो डिस्ट्रॉयड हो गई थी, साथ में बहुत सारी क्रॉप फील्ड अनफिट हो गई थी, क्योंकि सॉइल, मिट्टी मूव कर जाती है उसके साथ, तो बंजर हो जाती है जमीन सॉइल इरोजन के कारण। तो बहुत सारी जो क्रॉप फील्ड है वो भी ऐसा हो गया था कि जहां क्रॉप प्रोडक्शन अब पॉसिबल नहीं था। साइक्लोन जिसका नाम है हरिकेन, वो अमेरिका में आया था। टाइफून आया था जापान में। सो एडवांस वार्निंग ऑफ साइक्लोन इज पॉसिबल आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ वेदर सैटेलाइट। अगर आपके पास वेदर सैटेलाइट है तो आप साइक्लोन का एडवांस में क्या दे सकते हो,
जो भी न्यूज है वो लोगों तक पहुंचा सकते हो। द पोर्ट शिप एंड फिशरमैन आर वार्न्ड एंड एडवाइज नॉट टू गो इनटू द सी। और जो भी पोर्ट्स हैं, शिप्स हैं और जो भी फिशर हैं, जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, मछली पकड़ने के लिए जाते समुद्रों में, उनको हम रोक सकते हैं। पीपल इन कोस्टल टाउन आर इवैक्यूएटेड एंड मूव टू सेफ प्लेसेस सो दैट द लॉस ऑफ लाइफ कुड बी मिनिमाइज्ड। और जो लोग कहाँ रह रहे हैं, ये देखो उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था उसकी इमेज है बच्चों। और जो लोग कहाँ रह रहे हैं, कोस्टल एरिया में, समुद्र के किनारे रह रहे हैं, उन लोगों को हमें तुरंत के तुरंत वहां से क्या करना चाहिए, किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे कम से कम लॉस ऑफ लाइफ हो। नेक्स्ट वन इज ड्रॉट, मतलब ये सूखा पड़ना, ये दिख रहा है, ये सूखा पड़ना है, ड्रॉट। सो ड्रॉट इज एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ मंथ और ईयर्स व्हेन अ रीजन नोटिस अ डेफिशिएंसी इन इट्स वाटर सप्लाई। सालों तक वहां कोई पानी आ ही नहीं रहा है। सो जनरली दिस ऑकर व्हेन अ रीजन रिसीव कंसिस्टेंटली ब्लो एवरेज प्रेसिपिटेशन, बहुत कम प्रेसिपिटेशन हो, रेनफॉल ना के बराबर हो। इट कैन हैव अ सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम एंड एग्रीकल्चर ऑफ द रीजन। अब यहाँ कोई एग्रीकल्चर हो सकता है क्या बच्चों? पॉसिबिलिटी नहीं है किसी एग्रीकल्चर की। ऑल्दो ड्रॉट कैन परसिस्ट फॉर सेवरल ईयर, इवन अ शॉर्ट इंटेंस ड्रॉट एंड कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज एंड हार्म द लोकल इकोनॉमी। आसपास के जो लोकल लोग हैं उनको तो इससे अफेक्ट होगा ना बच्चों, उनके पास पीने का पानी नहीं होगा, उनके पास मेन रिसोर्स जो वाटर है वही अवेलेबल नहीं होगा, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा, खाने की कमी हो जाएगी, फूड प्रोडक्शन लो होगा, इकोनॉमिकली वो वीक होंगे क्योंकि पैसे कमाने के साधन कम होंगे, क्योंकि जो सूखा एरिया है वहाँ पे तो इंडस्ट्रीज भी नहीं रहेंगी। इंडस्ट्रीज क्यों रहेंगी? उनके लिए भी वाटर इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। जनरली रेनफॉल इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। रेनफॉल कैसी होती है? जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाता है फिर वो रेनफॉल के फॉर्म में वापस आ जाता है। Combined with the upward forcing of the air mass containing that water vapor, if either of these are reduced, the result is drought। मतलब कि अगर ऐसा समझो बच्चों कि यहाँ पे वाटर है ही नहीं तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे रेनफॉल होगी ही नहीं। तो ये इस दोनों कंडीशन से ही ड्रॉट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। हमें कैसे मैनेज करना है? डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? तो ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बाय हेल्पिंग विक्टिम्स। मतलब अब उस टाइम पे और कोई तो अवेलेबल नहीं होगा तो आसपास के लोग ही एक दूसरे की जितनी मदद कर सके वो उससे ज्यादा हेल्प होती है। वी कैन रिड्यूस द लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर इन फॉलोइंग वेज। ये तरीके फॉलो करके हम नेचुरल डिजास्टर में बहुत सारे लोगों की लाइफ को बचा सकते हैं। प्लानिंग अहेड, कम्युनिटी प्लानिंग कैन हेल्प रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर बिकॉज पीपल लिविंग इन लोकेलिटी have the best idea of the strength and weakness of the community to cope with the disaster। जो आसपास की कम्युनिटी है वो मिलकर इसको पहले से डिसाइड करे कि हमें क्या एक्शन लेना है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों की वीकनेस और स्ट्रेंथ जो है वो आसपास के लोगों को ज्यादा अच्छे से पता होती है। ऑल्सो दे आर द फर्स्ट टू कम फॉर हेल्प, सबसे पहले वही मदद के लिए आ सकते हैं। सो देयर प्लांट्स विल बी मोर इफेक्टिव, मतलब वो भी जो भी प्लांट्स नहीं होगा, यहाँ प्लांट्स होगा, वो जो भी प्लांट्स बनाएंगे वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे। सो लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी शुड बी फॉर्म्ड इन, और हर एक गांव में, शहर में लोकल डिजास्टर कमेटी बनी होनी चाहिए, सिटीज में होनी चाहिए, जो अवेयरनेस देती रहे, लोगों को ट्रेनिंग देती रहे फर्स्ट एड की, कि विक्टिम्स को हमें कैसे ट्रीट करना है। रिहर्सल और मॉक ड्रिल, रिहर्सल और मॉक ड्रिल क्या होती है कि लाइव डिजास्टर सिचुएशन ड्रिल शुड बी कंडक्टेड टू प्रिपेयर द पीपल हाउ टू रिस्पॉन्ड इन केस ऑफ डिजास्टर। मतलब ऐसे जैसे हम ड्रामा करते हैं इसी तरीके से हमें लाइवली क्या करना चाहिए, जो डिजास्टर्स आते हैं उनको प्लान करके देखना चाहिए कि अब ये अर्थक्वेक आ गया, अब आप कैसे रिएक्ट करोगे, तो इसका हमें मॉक ड्रिल लेना चाहिए। इन केस ऑफ एरियाज प्रोन ऑफ साइक्लोन और फ्लड सच एज ड्रिल कैन हेल्प प्रिपेयर द पीपल टू फेस रियल टाइम सिचुएशन। तो जो लोग आसपास ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे फ्लड्स वगैरह फ्रिक्वेंटली आती रहती हैं तो वहां पे लोगों की बहुत ज्यादा मदद होगी। अ ड्रिल अबाउट हाउ टू इवैक्यूएट अ बिल्डिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे इन केस ऑफ फायर एक्सेट्रा, इस चीज का भी हम उनको दे सकते हैं एक्सपीरियंस की, अगर कहीं बिल्डिंग में अचानक से आग लग गई तो बिल्डिंग को खाली कैसे करना है। इट कैन हेल्प मैनी लाइव्स इन केस ऑफ रियल डिजास्टर, जब भी कभी रियल डिजास्टर होगा तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये इफेक्ट कर सकता है। नाउ इंस्टॉलिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम, जितनी भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है टेक्नोलॉजी के थ्रू वो सब होने चाहिए।
लिए, चाहे वो साइक्लोन के हो, सुनामी के हो, ठीक है। नाउ हाईएस्ट रिकॉर्डेड मैग्नीट्यूड जो अर्थक्वेक है वो 9.5 रिक्टर स्केल का अभी तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक है। प्रिडिक्ट मतलब फोरकास्ट, पहले से हमें पता चल जाए हजार्ड, डेंजरस और रिस्की, कॉन्सिक्वेंस, उसके रिजल्ट क्या होंगे, इफेक्ट क्या होंगे, रिजर्वायर, नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज एज अ सोर्स ऑफ वाटर, मतलब या तो मैन ने किसी बड़ा सा रिजर्वायर बनाया हो या नेचुरली हो जिसमें वाटर स्टोर किया जाए। नाउ अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल में मेजर किया जाता है। जब भी अर्थक्वेक हाई मैग्नीट्यूड का आता है ओशन बेड में तो सुनामी आती है। वॉल्केनिक करप्शन अकर जब मैग्मा और हॉट गैसेस अर्थ के अंदर से पुश हो जाए और किसी वीक क्रस्ट से बाहर आ जाए, है ना, अर्थ क्रस्ट से बाहर आ जाए। साइक्लोन क्या है, लो प्रेशर एरिया और हाई स्पीड विंड्स एक साथ आपस में रिवॉल्व करते हुए है। व्हेन हैवी रेन इज अकम्पनीड विद लाइटनिंग एंड स्ट्रॉन्ग विंड इज नोन एज थंडरस्टॉर्म, जब बहुत तेज बारिश हो रही हो साथ के साथ उसके साथ थंडरस्टॉर्म, बिजली कड़के, वही है अर्थक्वेक। एंड अर्थक्वेक इज दिस मैग्नीट्यूड कॉजेज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, किस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन ला सकता है, तो यहाँ पे 7.4 होगा। जितना भी 6 अबव होता है रिक्टर स्केल में अर्थक्वेक बच्चों, वो काफी क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। 6 से ऊपर वाले अर्थक्वेक डिस्ट्रक्टिव होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग में कॉज डिस्ट्रप्शन इन एयर ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक में इनमें से कौन जो है डिस्ट्रप्शन ला सकता है, तो वॉल्केनिक एरप्शन ला सकता है। क्यों, क्योंकि इससे क्या होती है, एशिश निकलती है, क्लाउड्स में पूरे में धुआं धुआं हो जाता है, काले काले बादल हो जाते हैं, विजिबिलिटी लो हो जाती है। साइक्लोन्स आर मोर कॉमन, तो कहाँ है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, हमने पढ़ा था। ये हमारा क्या है, ये बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे उड़ीसा में क्या हुई थी, आई थी सुनामी, और ये क्या है, ईस्टर्न कोस्ट है, तो ईस्टर्न कोस्ट ही सबसे ज्यादा प्रोन है किसके, सुनामी के या साइक्लोन्स के। बिल्डिंग्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइटनिंग इंस्टॉलिंग दिस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान हम लाइटनिंग कंडक्टर इंस्टॉल कर लें तो हम बिल्डिंग्स को लाइटनिंग से बचा सकते हैं। वी शुडंट डू दिस ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, अगर थंडरस्टॉर्म आ गया है तो हमें क्या क्या नहीं करना है, रन इनसाइड अ बिल्डिंग, ये नहीं करना है क्या, तो ये तो गलत है, ये तो करना है। गो आउट विद एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ बाहर निकल जाना है। स्क्वेट ऑन द ग्राउंड विथ हेड बेंड डाउन, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन ये नहीं करना है। तो व्हाट शुडंट डू दिस ड्यूरिंग एन थंडरस्टॉर्म, हमें ये नहीं करना है कि अम्ब्रेला लेकर बाहर चले गए। नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, अर्थ सरफेस में अगर ट्रेम्बलिंग हो रही है ना, ऐसे फ्रिक्वेंट फीचर में ट्रेम्बलिंग फील हो रही है तो क्या होगा, अर्थक्वेक बोलते हैं उसी को। नेचुरल डिजास्टर इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेचुरल हजार्ड, मतलब नेचुरल जितने भी हजार्ड है उसी से नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट फ्लड दैट राइजेस एंड फॉल्स रैपिडली विथ लिटिल और नो एडवांस वार्निंग, कोई भी एडवांस वार्निंग ना हो तो फिर क्या हो सकता है बच्चों, उसी को हम बोलते हैं फ्लैश फ्लड, जिसमें कोई भी एडवांस वार्निंग हमें नहीं मिलती है। दिस वन इज फ्लैश फ्लड। अ साइक्लोन कॉज लॉट्स ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो डैमेज क्या कर सकती है, लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज करती है साइक्लोन। नाउ नेक्स्ट वन इज कैलिफोर्निया हैज मोर देन, कैलिफोर्निया में 500 से ज्यादा वॉल्केनो है, सो दिस वन इज 500, ठीक है। इसमें से कौन सा रह गया है, सेकेंड वन इज नेचुरल हजार्ड। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, वेरी हाई वेव्स इन ओशन आर कॉल्ड टाइड्स, हाँ टाइड्स बोलते हैं बहुत हाई वेव्स जो ओशंस में आती हैं, तो यस दिस वन इज ट्रू। नेक्स्ट अर्थक्वेक रिक्टर स्केल पे मेजर होता है, यस रिक्टर स्केल से ही मेजर करते हैं। हरिकेन कटरीना वाज द वन ऑफ द डेडलीस्ट हरिकेन ऑफ लंदन, ये लंदन की डेडलीस्ट हरिकेन थी, नो दिस वन इज फॉल्स। नेक्स्ट टेक्टोनिक प्लेट्स आर द पीसेस विच मेक अर्थ क्रस्ट, टेक्टोनिक प्लेट्स ही तो हमारी अर्थ क्रस्ट बनाती हैं, तो यस दिस वन इज ट्रू। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल डिजास्टर। बच्चों की नेचुरल डिजास्टर में हमको कौन कौन से मेजर्स लेने हैं जिनके कारण हम बहुत सारे लाइफ्स को बचा सकते हैं या हम खुद की लाइफ को बचा सकते हैं। कभी भी हमें ऐसी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि फिर हमारे सेंसेस लॉस हो जाएंगे और हम कोई भी एक्टिव डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। हर जगह पे कम्युनिटी बिल्ड करना चाहिए जिससे लोग जो हैं उधर पे डेमो दे सकें कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो आपको कैसे डील करना है। जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो सारी इंस्टॉल करना चाहिए जिससे सुनामी साइक्लोन जैसे सिचुएशंस का हमें पहले से
पता लग सके, लाइटनिंग कंडक्टर को इंस्टॉल करना चाहिए जिससे बिजली किसी बिल्डिंग पे गिरे ना, लॉस ऑफ लाइफ नहीं होगी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगी। जितने भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं इसमें काफी लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी होती है जिससे मेजरली लोगों की लाइफ और लाइवलीहुड अफेक्ट होती है। तो इस चीज का हमें काफी ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसमें गवर्नमेंट भी अपने प्रॉपर स्टेप्स ऐसी सिचुएशंस में लेते ही हैं। ओके, सो थैंक यू क्लास।